नए लोकायुक्त न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता का शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं को रांची में सौंपा नियुक्ति पत्र। पलामू पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को घेरा। बोले, महिला सशक्तिकरण की दिशा में विपक्ष का रवैया बड़ी बाधा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति की रांची में मैराथन बैठक। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल। पिछले जन सुनवाई की समीक्षा, सरकार से रिपोर्ट तलब। और गुमला में 8 वर्ष से लापता बच्ची के मामले में झारखंड पुलिस एक्शन में। डीजीपी ने गुमला पहुंचकर परिजनों से की मुलाकात। हाई कोर्ट जांच पर जता चुका है नाराजगी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज लोक भवन में न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता को लोकायुक्त के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवैधानिक इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। साल 2021 से खाली पड़े लोकायुक्त के पद पर आज जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की नियुक्ति के साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें विधिवत शपथ दिलाई। अमिताभ कुमार गुप्ता having been appointed लोकायुक्त do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. That I will faithfully and to the best of my ability, knowledge and wisdom. That I will faithfully and to the best of my ability, knowledge and wisdom perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Thank you. जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता का न्यायिक सफर बेहद प्रभावशाली रहा है। वे रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के रूप में चारा घोटाले जैसे बड़े मामले की सुनवाई कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पीआरडीए ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और झारखंड सरकार में विधि सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लोकायुक्त की नियुक्ति से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। 5 साल से लंबित पड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में तेजी आएगी। इस आयोजन के साक्षी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह बने। सहयोगी सौरभ के साथ सूरज की रिपोर्ट। राज्य में रोजगार का कारोबार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में नवनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को कर्तव्य बोध कराया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। समाज कल्याण निदेशालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ये नियुक्तियां राज्य में महिलाओं और बच्चों के विकास को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सभी कर्मियों से अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाने का आह्वान किया। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल दिखा और उन्होंने इसे राज्य निर्माण में योगदान देने का सुनहरा अवसर बताया। निश्चित रूप से आप सभी का योगदान बहुत अहम होगा। यहाँ पर महिलाओं के, बच्चों के छोटी छोटी चीजें जो बहुत जरूरी है कि समय सीमा पर चीजों को ठीक कर दिया जाए।
इस आज जो नियुक्ति हुई है उसके लिए मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ सर, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जो सीधी नियुक्ति हो रही है सर सीडीपी के पद पर राज्य गठन के बाद। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना पूरा ईमानदारी से सरकार के जो भी कार्यक्रम हैं और जो योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, शिशुओं को लेकर, तो उनको धरातल पर उतार सकूँ, सरकार के इस कार्यक्रम में अपनी योगदान दे सकूं। इस रिजल्ट का काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और इसका नोटिफिकेशन 2023 में ही आ गया था। उसके बाद बीच में एग्ज़ाम हो रहा था एक साल के अंदर में, लेकिन सबसे अच्छा ये हुआ कि इंटरव्यू जब हम लोग दिए उसके विदिन 24 आवर्स हम लोग को रिजल्ट मिल गया फाइनली। थोड़ा सा ज्वाइनिंग लेटर में थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। आज सीएम सर के हाथ से हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भी नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की आधी आबादी यानी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप सबों के कंधों पर आ गई है और इस बात की खुशी मैं समझता हूं कि आपको और आपके परिजनों को जितनी होगी, आज वही खुशी राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को भी हो रही है। हुआ है और सर ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगा कि एक पुरुष होते हुए भी विमेन और चाइल्ड के लिए, दोनों के लिए डेवलपमेंट के लिए सोचना और साथ ही साथ निष्ठापूर्वक उसको पूरा करना, कामों को पूरा करना। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में इन नए कर्मियों की अहम भूमिका होगी और महिलाओं और बच्चों के विकास को नई गति मिलेगी। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को घेरा है। उन्होंने मेदिनीनगर परिसदन में प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में विपक्ष का रवैया बड़ी बाधा है। श्री सेठ ने कहा कि इससे जुड़ा बिल संसद में गिरने से कांग्रेस और झामुमो का महिला विरोधी चेहरा उजागर हुआ है। पलामू जिले के मेदिनीनगर स्थित परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि 131वें संविधान संशोधन विधेयक जो महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने से जुड़ा है, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था। लेकिन कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे विपक्षी दलों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन नहीं किया, जिससे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में बाधा उत्पन्न हुई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, वो 33% आरक्षण। भारत की आजादी के बाद 78-79 साल हो गए। हम सबके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनको विफल किया गया। 2024 में चुनाव होने थे और चुनाव के ठीक पहले 2023 में 33% आरक्षण का बिल संसद से पारित हुआ और विपक्षी दल जानते थे चुनाव सामने नहीं करेंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि मन में तो मैल है ही है, नहीं चाहते हुए भी उसका समर्थन किया। प्रेस वार्ता के दौरान संजय सेठ ने बीजेपी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि पार्टी ने हमेशा बेटियों के सम्मान और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। उन्होंने विपक्षी दलों पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे दल महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि महिला सशक्तिकरण के संदेश को लेकर 25 अप्रैल को रांची में देश की बेटियों द्वारा एक पद यात्रा निकाली जाएगी। देश की बेटियों को धक्का उस समय लगा कि आप सब देश के करोड़ों लोग लोकसभा की कार्रवाई देख रहे थे
अब लोकसभा की कार्रवाई में नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि उनका तो स्वभाव है देश के बाहर जाना, देश के खिलाफ बोलना, देश के विकास के खिलाफ बोलना। अब संसद भवन में जब उनका भाषण शुरू हुआ तो आप देखना, अभी भी सबके पास होंगे, उनके सांसद भी मुंह छुपा रहे थे कि क्या वो हंस रहे थे। उनकी प्रियंका बहन उनकी हंस रही थी, क्या बोल रहा है, दिल पे नहीं बोलकर क्या बोल रहे थे पता ही नहीं चल रहा था। मेदिनीनगर में हुई इस प्रेस वार्ता के बाद महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। पलामू के अलावा राज्य के कई अन्य जिलों में भी भाजपा द्वारा आज प्रेस वार्ता आयोजित कर महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया गया। खूंटी जिला प्रभारी सत्यनारायण सिंह ने जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। श्री सिंह ने आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन परिसीमन और जनगणना जैसे मुद्दों का बहाना बनाकर महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करना चाहता है। झामुमो और कांग्रेस के महिला विरोधी रवैये के विरोध में 25 अप्रैल को रांची में पार्टी द्वारा आक्रोश मार्च आयोजित किया जाएगा। हम लोग ये मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि पूरे देश में नारियों का अपमान किया गया। आज 50% की जो आबादी है, ये नारी शक्ति जो है उसका अपमान हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में आक्रोश मार्च के माध्यम से देश के महिलाओं को, देश के लोगों को ये बताना चाहती है कि भाई किस प्रकार से ये विपक्षी दल एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम का जो बिल था, इसको रोकने का काम किया है। इधर महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के रुख के खिलाफ प्रदेश भाजपा द्वारा रांची में प्रस्तावित आक्रोश मार्च की तैयारी को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। इस दौरान 25 अप्रैल के आक्रोश मार्च को सफल बनाने पर मंथन हुआ। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। रांची के ओटीसी ग्राउंड के नजदीक अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इधर विधि व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा ने राज्य सरकार पर हमला तेज कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने आरोप लगाया है कि अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि पुलिस की पकड़ कमजोर पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हिंसा के दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर है। आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने आज रांची में टीम के अन्य सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स से कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त की। मौके पर पिछले जन सुनवाई में आए मामलों की प्रगति की भी समीक्षा हुई और सरकार से रिपोर्ट तलब किया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने राजकीय अतिथि गृह में विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई 2025 को ओबीसी से जुड़ी रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी गई थी, जो अब तक प्राप्त नहीं हुई है। विभिन्न राज्यों की जो शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों के संज्ञान के लिए राज्यों में जाता है आयोग, और सरकार के साथ और वहाँ स्थानीय आयोग के साथ बैठकें होती हैं। क्योंकि विभिन्न ओबीसी समाज की जातियां हैं, उनकी अपनी अपनी मांगें होती हैं कि हमें ओबीसी में सम्मिलित किया जाए, या नहीं है सम्मिलित तो उसको राज्य सरकार कैसे क्रियान्वयन करती है, उसकी जानकारी के लिए हम लोग आए हैं। इसके पहले जुलाई में पिछले हंसराज जी के समय जब वो अध्यक्ष थे, बैठक हुई थी, तो कुछ इशू थे जिनको यहाँ के लोगों ने अवगत कराया था ओबीसी के समाज के कि हमें ओबीसी में शामिल किया जाए। तो राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन 8 महीने हो गए, रिपोर्ट नहीं आई।
इस दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची में शामिल 36 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय सूची में शामिल करने के जन सुनवाई से संबंधित विषय पर समीक्षा बैठक हुई। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस विषय पर राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जा सकता है। प्रदेशों की रिपोर्ट मांगी, उसको मैंने अध्ययन किया, देखा भी, तो मुझे ये सबसे महत्वपूर्ण मिला कि यहाँ आयोग आ भी चुका, सरकार से रिपोर्ट मांगी, लेकिन सरकार ने हाँ नहीं का जवाब नहीं दिया। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, करना है तो भी जवाब देना चाहिए, नहीं करना है तो भी जवाब देना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से 8 माह बाद तक ओबीसी संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए वांछित जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। और उनका अधिकार कितना, यहाँ 7 जिलों में ऐसा था कि उनको सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था, ओबीसी के लोगों का, ओबीसी का सर्टिफिकेट बन रहा था। अभी यहाँ हमें आश्वस्त किया गया कि बन रहा है, तो हमने रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति के इस दौरे को ओबीसी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान की दिशा में अहम माना जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव है। रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर केंद्र सरकार की नजर है। अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता के दौरान आज बताया गया कि दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की देश में कोई कमी नहीं है। पैकेजिंग मटेरियल की उपलब्धता भी निरंतर बनी हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश भर में घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल की सप्लाई सामान्य है। भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि डोमेस्टिक सप्लाईज को सस्टेन्ड कंटिन्यू रखा जाए और उसमें किसी प्रकार का कोई डिसरप्शन ना हो। और इसी संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा डोमेस्टिक जो घरेलू किचन के लिए डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई है वो नॉर्मल है एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू द बुकिंग्स। और कोई भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी ऑनलाइन बुकिंग्स आर ऑल टाइम हाई। जो डीएसी बेस्ड डिलीवरी है वो भी लगभग 93% पर है। ऑनलाइन बुकिंग में कुछ कमी देखी गई है। इट इज़ इन द रेंज ऑफ 45-46 लाख पर डे। कमर्शियल एलपीजी जैसा आप जानते हैं का इफेक्ट है 70% पर रेस्टोर्ड है। और अप्रैल के मंथ में अभी तक पिछले 20 दिनों में लगभग 1,23,000 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। और इसके अलावा कल लगभग 8,822 टन कमर्शियल एलपीजी का सेल हुआ है। 5 किलो के सिलेंडर्स में भी जैसा आप जानते हैं भारत सरकार ने इसका नंबर डबल किया है और 3 अप्रैल से 7,400 के करीब अवेयरनेस कैंप हुए हैं। ये कैंप्स में बेसिकली जो माइग्रेंट लेबर है उनकी सहूलियत के लिए है। ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन है ताकि एक सुलभ सप्लाई या सेल किया जा सके सिलेंडर का। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार की योजनाएं अब धरातल पर चमत्कार कर रही हैं। इसी कड़ी में आकांक्षी जिला गढ़वा के भागोडीह गांव के किसान ने अपनी उस बंजर भूमि पर हरियाली बिखेर दी है जहां कभी घास तक नहीं उग पाता था। अंतर्गत भागोडीह गांव के किसान राजेश्वर चौधरी के चेहरे की मुस्कान उनकी सफलता की कहानी खुद बयां करती हैं। जिस जमीन को कभी बंजर मानकर छोड़ दिया गया था, आज वहां जरबेरा के रंग बिरंगे फूल और आम की लहलहाती बागवानी है। यह पूरा बंजर भूमि था जो आज उपजाऊ भूमि के रूप में और एक आदर्श बागवानी के रूप में गढ़वा जिला में स्थापित है।
इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजेश्वर की इस सफलता से उनकी बुजुर्ग मां फूलवतिया देवी की आंखों में भी खुशी के आंसू हैं। वे इसे केवल मेहनत नहीं बल्कि सरकार की नीयत का फल मानती हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस बदलाव को लेकर उत्साहित हैं। रमना प्रखंड की प्रमुख करुणा सोनी ने अन्य किसानों से भी अपील की है कि वे सरकार की उन्नत कृषि योजनाओं से जुड़ें और अपनी आय बढ़ाएं। पहले अकड़ी पथली बंजर रहे, तब सरकार सुविधा दिलक तो माटी भराइल, माटी से बागवानी लागल, सरकार दिलक, मोदी सरकार दिली बागवानी। अब हमन कमा के जय जय कैले ही आज लहलहाइल बा, फल फूल सब। किसी चीज़ की जानकारी नहीं है अगर कि ये योजना से कैसे हम जुड़ सकते हैं, तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगी कि आपके हर एक पंचायतों में किसान मित्र होते हैं, उनसे आप जुड़िए और भारत सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है उससे आप जुड़िए। और प्रशासन का भी मानना है कि जागरूकता और सरकारी योजनाओं के सही तालमेल से गढ़वा जैसे आकांक्षी जिलों की तस्वीर बदली जा सकती है। जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर चंद्र किशोर कुमार ने किसानों से विभाग के संपर्क में रहने की अपील की है। सरकार के द्वारा नई नई योजनाएं और टेक्नोलॉजी को किसानों के खेतों में एडॉप्ट किया जा रहा है, जिससे किसान अधिक से अधिक लाभ कमा पा रहे हैं और अपनी आय में, आमदनी में बढ़ोतरी कर पा रहे हैं। सभी किसान से आग्रह है कि विभाग से जुड़कर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ लें और अपने आसपास के किसानों को भी लाभ पहुंचाएं। राजेश्वर चौधरी जैसे प्रगतिशील किसान इस बात का प्रमाण है कि अगर इच्छा शक्ति हो और सरकार का साथ मिले तो बंजर धरती से भी सोना उगाया जा सकता है। तकनीक और सरकारी योजनाओं के संगम ने गढ़वा के किसानों को एक नई पहचान दी है। गढ़वा से बिजेंद्र की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। गुमला सदर थाना क्षेत्र से 8 वर्षों से लापता बच्ची के मामले में झारखंड पुलिस एक्शन में है।
पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्र ने आज गुमला पहुंचकर परिसदन भवन में बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और मामले की जानकारी ली। गौरतलब है कि हाई कोर्ट पुलिस जांच पर नाराजगी जता चुका है। गुमला पहुंची पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस लगातार बच्ची को खोज निकालने के लिए अभियान चला रही है। परिजनों से भी आज अहम जानकारियां मिली हैं जिस पर काम किया जाएगा। उन्होंने मानव तस्करी की रोकथाम के लिए सामूहिक प्रयास और जन जागरूकता अभियान पर भी जोर दिया। हम लोग रिव्यू किए हैं उस केस को और काफी डिटेल में रिव्यू किए हैं और आपने देखा होगा हम लोगों ने गांव से काफी लोगों को बुला के कंप्लेनेंट उसके परिवार वाले और अदर विलेजेस ग्रामीणों को बुला के हम लोगों ने उनका स्टेटमेंट लिया है। तो इसमें कुछ निष्कर्ष उभर के आया है तो उसमें हम लोग उस पर फर्दर काम करेंगे। बच्चे लापता होते हैं, बच्चे बरामद होते हैं, ये प्रक्रिया जारी है। उस पर हम लोग ट्रैफिकिंग ग्रुप पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। बच्चों को जो है जितने भी इधर उधर भटकाते हैं उन सब पर कार्रवाई करने का कोशिश करते हैं। इसमें थोड़ा पेरेंट्स को भी हम लोगों को सतर्क करना होगा, उस पर भी हम लोग आज चर्चा किए हैं और श्रुति जो है चैनपुर में वो बहुत शीघ्र कुछ करेंगे उसमें वर्कशॉप वगैरह, जिस पर हम लोग परिवार वालों को भी, माँ पिताजी लोगों को, स्कूल वालों को, उनको भी सचेत करेंगे। पहलगाम में पिछले 22 अप्रैल को पर्यटकों पर आतंकी हमले की कल बरसी मनाई जाएगी। भारतीय सेना ने आज सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है। सेना ने कहा है कि जब मानवता की सीमाएं पार की जाती हैं तो प्रतिक्रिया निर्णायक होती है, न्याय मिलता है, भारत एकजुट है। भारतीय सेना ने कहा कि कुछ सीमाएं कभी पार नहीं करनी चाहिए, भारत भूलता नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते साल 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में घूमने गए सैलानियों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश फैल गया था। आतंकियों ने लोगों से नाम और धर्म पूछकर महिलाओं और बच्चों तक के सामने उन्हें गोली मारी थी। इस आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया था। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया था। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के नए लोकायुक्त न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता का शपथ ग्रहण। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं को रांची में सौंपा नियुक्ति पत्र। पलामू पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को घेरा। बोले, महिला सशक्तिकरण की दिशा में विपक्ष का रवैया बड़ी बाधा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति की रांची में मैराथन बैठक। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल। पिछले जन सुनवाई की समीक्षा, सरकार से रिपोर्ट तलब। और गुमला में 8 वर्ष से लापता बच्ची के मामले में झारखंड पुलिस एक्शन में। डीजीपी ने गुमला पहुंचकर परिजनों से की मुलाकात। हाई कोर्ट जांच पर जता चुका है नाराजगी।